हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल अभयस कथा वाइब्स पर। मेरा नाम है अभय। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उसे हमारे दोस्त अनिल जी ने दिल्ली से भेजा है, जो कि बिल्कुल एक सत्य घटना है जो उनके साथ घटी थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक घटना घटी थी दिसंबर 2008 में। अनिल जी बताते हैं कि एक शाम मैं ऑफिस से निकलकर घर जाने के लिए बस स्टॉप की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजी। जैसा मुझे लग रहा था, फ़ोन कॉल मेरे बॉस का था। मेरे बॉस ने बोला कि तुम्हें आज रात ही शिमला के लिए निकलना होगा। बीएसएनएल को जो हमारी कंपनी ने सप्लाई किया था उसमें कुछ दिक्कत बता रहे हैं। घर जाओ और थोड़ा मोड़ा सामान पैक करो और फटाफट निकलो। जितना देर करोगे उतनी ही ठंड लगेगी। बता दूं कि हम लोग सेल्स और मार्केटिंग विभाग के लिए काम करते हैं, तो आउटडोर ड्यूटी लगना आम बात थी। कभी भी और कहीं भी जाना हो जाता था। ठंड के मारे तो अभी से हाथ पांव हिल रहे थे। उस पे रात भर की ट्रेवलिंग सोच के तकलीफ तो हो रही थी, पर जाना तो होगा ही। ऐसा सोचते सोचते मैंने ऑटो लिया और घर गया। थोड़े कपड़े वगैरह पैक किए और फिर आनन फानन में घर से निकला और ऑटो लिया बस अड्डे के लिए। बस अड्डे पहुंचा, शिमला जाने वाली बस ढूंढा और जैसे ही बस पैसेंजर एरिया में आकर रुकी, सभी लोगों ने चढ़ना शुरू किया ही था कि बस कंडक्टर ने आवाज़ लगाई, भाइयों, शिमला में बर्फबारी हुई है। अगर रास्ता बंद हुआ तो पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे बस कंडक्टर ने हमें आगाह किया हो। मैंने सोचा, वैसे भी मेरा कल सुबह 10 बजे के बाद का काम है, तो थोड़ी देर से भी बस पहुंचेगी तो चलेगा। मैं भी बस में चढ़ा, टिकट लिया और निर्धारित सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर में बस बाहर गई और अपने गंतव्य की तरफ निकल पड़ी। लगभग सब लोग सो रहे थे और मैं भी अपनी लगभग सब लोग सो रहे थे और मैं भी अपने आप को नींद की आगोश में जाने से नहीं रोक पाया। नींद तब टूटी जब बस एक मोड़ पर झटके के साथ मुड़ी। देखा तो लगा कि एक तरफ भयंकर खाई है। बस थोड़ी आगे चली तो कभी दोनों तरफ पहाड़ तो कभी दोनों तरफ भयानक खाई दिखाई देने लगे। सब सोते रहे। मैं रात में पहाड़ों और खाइयों का नज़ारा लेता रहा। बारिश और बर्फबारी तो हुई थी, लेकिन बस को रोकना नहीं पड़ा। चलते ही रहे। कहीं अंधेरा तो कहीं थोड़ी रोशनी से होकर आखिरकार बस अपने गंतव्य स्थल यानी शिमला शहर पहुंच ही गई। बस कंडक्टर की आवाज़ फिर से सबके सोते हुए कानों से टकराई, जैसे किसी ने उन्हें झकझोर के जगाया हो। उठो भाइयों, हम शिमला पहुंच गए हैं। बस कंडक्टर की आवाज़ सुन के सभी लोग एक एक करके बस से नीचे उतरे और अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना हुए। मैं भी उतरा और देखा तो ठंड और बारिश की वजह से पूरा शहर सुनसान लग रहा था और लगा जैसे बिजली नहीं है। थोड़ी दूर से कुछ रोशनी आ रही थी। सभी पैसेंजर उतरकर शहर में कहीं खो गए। और तो और ड्राइवर कंडक्टर भी कब और कहाँ के लिए निकल गए पता ही नहीं चला। सोचा, कहीं एक कप चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। चाय पीकर कहीं होटल रूम वगैरह देखता। चाय और रिक्शा कौन कहे जनाब, एक आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था। घड़ी की सुइयां 2:30 बजने का संकेत दे रही थी। जब मैं बस से बाहर निकला और उतर के देखा तो लगा जैसे किसी वीराने जगह आ गया हूँ, क्योंकि आसपास का एरिया पूरा अंधेरे से भरा था और रोशनी के नाम पर कहीं दूर कुछ जलने सा प्रतीत हो रहा था और कहीं कहीं धुएं का गुबार भी उठता सा दिख रहा था। ठंडी से कांपते बदन को लेकर थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि सन्नाटे को झुठलाते हुए किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर मन में सिहरन सी उठी। लगा जैसे पूरा माहौल भूतिया हो रखा हो। आसपास कोई रिक्शा वगैरह न दिखने से मैं पैदल ही एक दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ रास्ते बस अड्डे से नीचे की ओर जाते हैं तो कुछ रास्ते बस अड्डे से ऊपर की ओर। पहाड़ी सिटी है तो ऐसा होना आम बात है। आप अगर कभी शिमला गए होंगे तो देखा ही होगा। लेकिन मैंने ऊंचाई वाले रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। चूंकि मेरा शिमला का यह पहला भ्रमण था,
तो आइडिया कुछ था नहीं कि किधर जाना चाहिए, किधर होटल मिलेंगे। बस ऐसे ही चलता रहा। जब ऊपर के रास्ते आगे बढ़ा तो कदम एक बार को ठिठका कि शायद इस रास्ते जाना ठीक नहीं, किसी और तरफ निकलते हैं। बट कहते हैं ना कि जो होने को मंजूर होती है वही होता है। फिर मन ने कहा जो होगा देखेंगे, चलते हैं इसी रास्ते पे। चढ़ाई ज़्यादा होती जा रही थी, इसलिए अपने सांसों की आवाज़ अपने आप को ही सुनाई देने लगी। पूरा वातावरण शांत, सिर्फ मैं और मेरी तेज सांसें। लगभग 500 मीटर चला, लेकिन कोई होटल या लॉज दिखाई नहीं दिया। ठंड ठंड और थकान के कारण हाल तो बुरा हो ही रहा था। फिर मैंने नोटिस किया कि राइट साइड तो एक सिधाई में मकान और दुकान बने हुए थे, और लेफ्ट साइड में कुछ मकान, फिर कुछ खाली जगह। लेकिन मकानों के पीछे पहाड़ियां दिख रही थी। उन पहाड़ियों पर भी धुंध इकट्ठा होने लगी थी। किसी तरह अपने खुद के पैरों की हिम्मत बढ़ाते हुए मैं चलता जा रहा था। तभी मैंने नोटिस किया कि लेफ्ट साइड की तरफ जो एक लाइन से पहाड़ों की श्रृंखला थी, उस पर कोई है। अब सोच के देख के हालत खराब होती जा रही थी। वो सीन सोच के अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रोड के बाएं तरफ के मकान जैसा कि मैंने पहले बताया रोड के बाएं तरफ के मकानों के बीच थोड़ा गैप था। मतलब सारे मकान सटे हुए नहीं थे, एक दूसरे से सटे नहीं थे। तो जहाँ गैप आता वहीं वो पहाड़ी दिखती, और उस पहाड़ी पे वह आदमी नुमा कुछ तो लग रहा था। मेरे बराबर ही चले जा रहा था वो। जितना आगे मैं बढ़ता उतना आगे वो भी बढ़ता। फिर मकान आ जाता और वो पहाड़ी ढक जाती तो वो भी ढक जाता। कई बार मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम हो। अंदर से मन में डर भी बहुत था। फिर मैंने सोचा भ्रम होगा तो क्यों होगा, जो है वो सामने ही तो है। एक मकान के पास रुक के सोचने लगा। फिर अपने आप में हिम्मत की और सोचा कि इस बार ठीक से देखता हूँ कि पहाड़ी पे कौन है और मुझसे क्या चाहता है। इस बीच न तो कोई दिखा और न ही किसी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। पहाड़ी हलचल के चक्कर में ठंडी की जगह गर्मी ने ले ली थी। मन कह रहा था कि जल्दी से कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए तो थोड़ी बहुत बची हुई रात अच्छे से कट जाए। खैर हिम्मत करके आगे बढ़ा और बगल के मकानों का सिलसिला खत्म हुआ, पहाड़ी शुरू। इस बार हिम्मत करके रुक कर पहाड़ी की तरफ अपनी नजरें दौड़ाया तो जो दिखा वो देखकर तो मेरे पसीने ही छूट गए। क्या देखता हूँ कि उस वीरान पड़ी पहाड़ी पर एक मोटा तगड़ा इंसान सा दिख रहा है और मुझे अपनी तरफ बुलाने का इशारा कर रहा है। डर तो बहुत रहा था, लेकिन फिर हिम्मत की, मन ही मन भगवान को याद किया और चलते चलते देखने लगा, या यूं कहें कि भागने लगा। जैसे मैं दौड़ता वो भी दौड़ता, मैं तेज चलता तो वो भी तेज चलता, और चलते चलते वो खुद की ओर आने का इशारा करता। यह सिलसिला तकरीबन 1 किलोमीटर तक चला होगा। मैं दौड़ने की कोशिश करता तो वो भी दौड़ लेता। किसी भी तरह उसका इरादा मुझसे दूर जाने का नहीं था। मेरी कांटों तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। चाह कर भी किसी से मदद नहीं मांग सकता था, क्योंकि सभी घर और दुकानें बंद थी और सड़क सुनसान। एक बात मैंने और नोटिस की कि जो भूतनुमा आदमी पहाड़ी पे मुझसे कदम ताल कर रहा है, उसके हाथ में एक डंडा जैसा कुछ तो है, और उसके बदन से जैसे कोई वर्दी लिपटी हुई हो। रास्ते की ऊंचाई अब कम हो गई थी और सामने ही एक होटल दिखा। भगवान का शुक्र था कि कोई होटल तो दिखा, और मैंने डिसाइड किया कि अब पहाड़ी की तरफ और नहीं देखूंगा और सीधे होटल में एंट्री मारूंगा। डोर बेल का बटन बजाया। थोड़ी देर बाद होटल का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। एक बूढ़े बाबा हाथ में टॉर्च लिए आए और भारी आवाज में पूछे, क्या है? मैंने पूछा, कोई रूम मिलेगा क्या रात गुजारने के लिए? वे बोले, हाँ है तो, लेकिन सिर्फ एक ही रूम है।
मेरे चेहरे की तरफ टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए फिर बोले, 800 रुपये लगेंगे। शायद मेरे हाव भाव देखना चाहते रहे हों। मैंने कहा, जो भी हो, इस कड़ाके ठंड और उस पहाड़ी के भूत से तो बच जाऊंगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और वो मुझे अंदर जाने का रास्ता देने लगे। मैं अंदर घुसा और दरवाजा फिर उसी चर्र की आवाज के साथ बंद हुआ। मैंने पूछा, लाइट नहीं है क्या अंकल? पूरा शहर जैसे अंधेरा में डूबा हुआ हो। होटल में भी लाइट नहीं थी, बस थोड़ी रोशनी थी, जैसे कोई इमरजेंसी लाइट वगैरह की। वो बताना चालू किए ही थे कि हाँ, आज शाम ही से कुछ प्रॉब्लम है। उनका वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि लाइट आ गई, मानो बिजली विभाग वालों ने हमारी बातें सुन ली हों। लाइट आई, बत्तियां जगमगाई और खुद को मैं सुरक्षित स्थान पर पाया। वो अंकल ठीक ही दिख रहे थे। होटल बहुत छोटा था, शायद 3-4 कमरे से ज़्यादा ना होंगे। साफ सुथरा दिख रहा था। कभी होटल और कभी बाहर की घटना के बारे में मैं सोच ही रहा था कि रिसेप्शनिस्ट अंकल ने रूम की चाबी पकड़ाते हुए चुप्पी तोड़ी। ये लो, रूम नंबर 2 की चाबी, रास्ता उधर से है। उन्होंने इशारे से रास्ता दिखाया। मैंने चाबी पकड़ते हुए पूछा कि चाय वगैरह मिल सकती है क्या अंकल? उन्होंने जवाब दिया, जो भी मिलेगा सुबह ही मिलेगा, मैं भी सोने जा रहा हूँ। यह कहते हुए वे रिसेप्शन के पास ही पड़े छोटे बिस्तर पर पसर गए। मैं भी अपने रूम की तरफ बढ़ा। रूम में पहुंचा, बैग वगैरह रखा। देखा तो रूम छोटा था पर अच्छा से सजा हुआ था, डेकोरेटेड था। बाथरूम भी अटैच था। रोशनी ठीक ठाक ही थी। बीच बीच में बाहर वाली घटना याद आती तो मन सिहर उठता। थोड़ा चेंज किया, हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी उपलब्ध था। थोड़ा फ्रेश हुआ, फिर सोचा अब सो जाता हूँ। बिस्तर पर रजाई ओढ़ते हुए लेटने ही लगा था कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो मेरा सहकर्मी महेश का कॉल था, जो कि कंपनी के काम से 2 दिन पहले ही यहाँ आया हुआ था। उसने बताया कि वो कहाँ ठहरा है और सुबह हमें कहाँ मिलना है। मैंने भी अपना लोकेशन बताया। थोड़ी और बातें हुई, फिर फ़ोन रख के सो गया। सोते ही नींद आ गई। अब सुबह के लगभग 4:30 बजे होंगे। नींद और थकान के कारण हाल बुरा था। शरीर को थोड़ी गर्मी मिली और नींद आ गई। अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्तों। सोए सोए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है और मेरा गला एक मोटे ठंडे डंडे से दबाने की कोशिश कर रहा हो। उस ठंडे डंडे की छुअन मुझे आज भी याद है। थोड़ा आलस्य की वजह से और लापरवाही से मैंने सोचा ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये क्या? उस डंडे का मेरे गले पर दबाव बढ़ता जा रहा था और उस आदमी का वजन भी जो मेरे छाती पर चढ़ा था। अब और रुके रहना खतरनाक था। मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए सिवाय उससे भिड़ने की कोई और उपाय नहीं था, क्योंकि कमरा मैंने अंदर से बंद किया था। कोई इंसान यूं तो कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। मैंने लेटे लेटे मन ही मन उस व्यक्ति नुमा भूत का थोड़ा जायजा लिया कि उससे कैसे निपटा जाए। एक्शन लेने के लिए तैयार हुआ और अपने ऊपर बैठे हुए आदमी को धक्का देते हुए उठा और मैंने एक झटके में उसे नीचे गिरा दिया। वो नीचे गिरा और मैंने गुस्से में बड़बड़ाना शुरू किया, अबे कौन है तू? मेरे ऊपर क्यों चढ़ा और मेरा गला क्यों दबा रहा था? मेरी आंखें अभी भी नींद से भरी थी। किसी तरह आंखें मलते हुए उसे देखने की कोशिश की तो देखा एक आदमी जो मोटा तगड़ा है और जिसकी हाइट कम है, डंडा लिए हुए खड़ा है और भागने की फिराक में है। सहसा मुझे याद आया, अरे ये तो वही आदमी है जो मुझे पहाड़ी पर दिख रहा था, जिसके बदन पर कोई वर्दी भी थी। देखा तो हल्के नीले रंग की वर्दी उसके बदन पर भी थी और हाथ में मोटा डंडा जैसा था, जैसे पुराने समय में चौकीदार या सिक्योरिटी वाले होते थे। लेकिन वो बेशर्म अभी भी मेरे सामने खड़ा था, हल्की दुष्टानी मुस्कान के साथ मुझे ही घूरे जा रहा था, जैसे मुझे मारने में सफल ना होने पर खींच रहा हो। थोड़ा नज़र इधर उधर दौड़ाया। इससे पहले कि वो मुझे डराने की कोशिश करता,
मैंने उसे वहां से भगाना ही उचित समझा। खैर प्रभु को याद किया और हिम्मत करके पूरे जोश और फुर्ती के साथ बिस्तर से उठते हुए उसे दहाड़ते हुए ललकारा, आज तुझे बताता हूँ। शायद वो सोचा नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने दहाड़ा वो वहां से रफो चक्कर हो गया। बंद दरवाजे के बाद भी वो भाग गया, लेकिन मुझे अपना बदन उस भयंकर ठंडी में भी पसीने से भीगा हुआ महसूस हुआ। उस होटल में और रुकना खतरनाक था। नींद तो आने से रही। आनन फानन में कपड़े वगैरह पैक किए, रिसेप्शन पर पहुंचा। उस बुजुर्ग आदमी को चेकआउट के लिए बोला। उसने पूछा, क्या हुआ, अभी तो आए थे। मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला रजिस्टर निकालो। वो बोला, पैसे वापस नहीं हो सकते, जाना है तो जाओ। मैंने रजिस्टर में एग्जिट का साइन किया और बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गया। भाड़ में जाए तुम्हारा किराया, जान बची तो लाखों पाए। खैर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरा सहकर्मी पास ही के एक लॉज में ठहरा हुआ था। मैं उसके पास गया और वहीं सो गया। उठा तो उसे पूरी बात बताई। वो सब कुछ ध्यान से सुनता रहा। फिर मेरे चेहरे से पसीना पोंछते हुए रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, मैं उसे जानता हूँ यार। उसके बाद जो उसने बात बताई वो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। और मैं सोचने लगा कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना कहानी के रूप में आपको कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। ऐसी ही सच्ची घटनाओं और कहानियों को सुनने के लिए हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।